Hello student, today we will start with module 2. In previous video we have completed module 1. In module 2 we have beam. This topics comes under beam. Two types beam, rectangular and T-beam we have to learn. So here is module 2. Our topic is beam. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीम क्या होता है. ठीक है, हमारा सेक्शन है या स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर का स्लैब होता है पार्ट, स्ट्रक्चरल मेंबर. स्लैब के नीचे बीम होता है, बीम के नीचे कॉलम होते हैं, कॉलम के नीचे फुटिंग होता है. लोड स्लैब पे आता है, ये ट्रांसफ़र बीम को करता है, बीम अपना लोड ट्रांसफ़र कॉलम को करता है, कॉलम अपना लोड ट्रांसफ़र फुटिंग को करता है. हमें यहाँ पढ़ना क्या है, बीम. ठीक है, सो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं. अ बीम इज एनी स्ट्रक्चर मेंबर विच रेसिस्ट लोड मेनली बाय बेंडिंग, देयरफॉर इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सुरल मेंबर. बीम जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इसका फिगर या ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो रेसिस्ट करता है लोडिंग मेनली बाय बेंडिंग. ये थोड़ा बेंड होता है, इसलिए इसे फ्लेक्सुरल मेंबर भी कहा जाता है. टू टाइप्स के होते हैं बीम, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम. व्हेन स्टील और रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंसाइल जोन और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम. और when steel is provided in tension zone as well as compression zone is called doubly reinforced beam. देखते हैं फिगर से समझते हैं क्या होता है सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड. सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, हियर दिस इज द सेक्शन. ये बीम है, इसका सेक्शन यहाँ से कहीं से कट कर लिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. कंप्रेशन जोन, अपर पार्ट जो होता है न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस वो होता है जहाँ पे कंप्रेशन टेंशन दोनों बोथ जीरो होते हैं. न्यूट्रल एक्सिस के अबव जोन कंप्रेशन जोन होता है और लोअर जोन टेंशन जोन होता है. तो जब हम टेंशन जोन में स्टील रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं तो वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होता है. और जब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में और नीचे में कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन बोथ साइड हम लोग जब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो डबली रिइंफोर्स्ड होता है. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बीम में दो तरह के होते हैं. मतलब हमें किस किस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रॉब्लम रहेगा एनालिसिस करने के लिए, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना होगा उसमें. दूसरा प्रॉब्लम होगा डिज़ाइन करने के लिए. एनालिसिस में गिवन क्या क्या होगा, हमारा सेक्शन का साइज़ दे दिया होगा, बी इंटू डी दे दिया होगा. हम लोग को फाइंड करना होगा एन ए मतलब न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू का पोजीशन फाइंड करना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, या सेक्शन दिया रहेगा, बी और डी दिया रहेगा, और ए एस टी एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना होगा. एरिया ऑफ स्टील, एस टी स्टैंड फॉर एरिया ऑफ स्टील. सेकेंड टाइप प्रॉब्लम डिज़ाइन. डिज़ाइन में क्या, सेक्शन गिवन होगा, बी एंड डी और ए एस टी फाइंड करना होगा. सेकेंड टाइप के डिज़ाइन में क्या रहेगा कि आपको सेक्शन नॉट गिवन और ए एस टी टू बी कैलकुलेटेड. बीम के एनालिसिस से पहले या डिज़ाइनिंग करने से पहले मैं आपको उसका क्रॉस सेक्शन का डिटेल समझाना चाहूँगी कि क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके. तो आपका ये जो बीम मैंने पहले भी शो करा है, क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया एक्स, यह आपका क्रॉस सेक्शन है. इस वाले पार्ट को विड्थ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को टोटल डेप्थ बोलते हैं, कैपिटल डी. कंप्रेशन जोन होता है, टेंशन जोन होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये रिइंफोर्समेंट है आपका. रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लाइन क्रॉस करके उसके सेंटर से और लोअर पार्ट के बीच का डिस्टेंस क्लियर कवर होता है. क्लियर कवर इसे बोला जाता है, या ये इफेक्टिव कवर भी बोलते हैं. और स्टील रिइंफोर्समेंट के लोअर पार्ट से अपने
बीम के सेक्शन के इंड पार्ट तक को कवर बोलते हैं। ये आपका रिइंफोर्समेंट सेक्शन ये रिइंफोर्समेंट है और ये आपका सेक्शन का कंपोनेंट्स हो गया। बीम पे लोड आने के बाद इसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। तो हमारा सबसे पहले स्ट्रेस ब्लॉक हो गया। स्ट्रेस ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कंप्रेशन जोन है, नीचे टेंशन जोन है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर कंक्रीट का काम ज़्यादा होगा, नीचे रिइंफोर्समेंट या स्टील का काम ज़्यादा होगा। ठीक है, हमने अजम्पशंस में पढ़ रखा है एलएसएम के अजम्पशंस में कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज़ लिमिटेड टू 0.335, मतलब मैक्सिमम मैंने हमने मैक्सिमम पार्ट पे 0.035 लिख लिया है, क्योंकि कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन 0.035 होता है। और हमारा नीचे टेंशन है स्टील, तो स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेन हमारा अजम्पशंस में प्रोवाइड करा हुआ है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन स्टील at the time of failure should not be less than 0.02 plus 0.87 Fy divided by ES। ये हमने यहाँ लिख लिया। ये हमारा स्ट्रेस ब्लॉक हो गया कि जब लोडिंग आता है तो स्ट्रेन ब्लॉक हो गया। जब लोडिंग आता है तो स्ट्रेन डेवलप होता है। तो हमारा कुछ इमेजिनेशन फिगर है ये कि फिगर इस तरह से बनता है। मैक्सिमम लोडिंग कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन 0.035 होता है और स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेन 0.02 प्लस 0.87 Fy/ES होता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस ब्लॉक है। ये भी हमारा अजम्पशंस के बेस्ड भी हैं। तो जो 0.02 तक का फिगर होता है, 0.02 तक का फिगर होता है वो पैराबोला होता है, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक का फिगर और यहाँ हमने प्रोवाइड करा है 0.02। और जो यहाँ से लास्ट जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है जो कि 0.035 होता है, इस स्ट्रेन पे हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है 0.45 FCK होता है। इसलिए हमने स्ट्रेस ब्लॉक में कंक्रीट के प्लेस पे 0.45 FCK मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर कंक्रीट लिख रखा है। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में हमारा टेंशन होता है। टेंशन ब्लॉक में टेंशन कितना क्रिएट होता है, तो T इक्वल टू 0.87 Fy इतना टेंशन क्रिएट होता है हमारे टेंशन ब्लॉक में। ठीक है, ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन है, नीचे टेंशन जोन है, इसलिए हमने हमारा यहाँ कुछ इस पोजीशन पे कंप्रेशन लग रहा है जो कि अपर हाइट से 0.42 XU है। XU ये हाइट हो गया, उसका 0.42 पार्ट पे कंप्रेशन लगता है। ठीक है, नीचे पार्ट हमारा टेंशन पार्ट है। तो हमारे नीचे पार्ट जो जहाँ पर स्टील है उसके बीच के पोर्शन क्रॉस सेक्शन से जो लाइन पास करता है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल टेंशन लगता है। इसलिए हमने यहाँ T लिख रखा है कि टेंशन जो भी क्रिएट होगा हमारा 0.87 Fy वो हमारा रिइंफोर्समेंट के क्रॉस सेक्शन से जाते हुए यहाँ पे लगेगा। कंप्रेशन और टेंशन दोनों अलग अलग लोड हैं। एक कंप्रेस करता है, एक खिंचाव लाता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन इस डायरेक्शन से मैंने शो कर रखा है और टेंशन को इस डायरेक्शन से मैंने शो कर रखा है। ये कंप्रेस कर रहा है और ये खींच रहा है। ठीक है, इस बीच के जो पार्ट होते हैं, कंप्रेशन और टेंशन के बीच के जो पार्ट होते हैं उसे हम लीवर आर्म कहते हैं। जब इस पोर्शन पे कंप्रेशन लग रहा है और इस पोर्शन पे टेंशन लग रहा है तो बीच का जो पोर्शन हमारा है उसमें कुछ ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होता है। तो जिस लेंथ पे ट्विस्टिंग में मोमेंट डेवलप होता है उसे हम लीवर आर्म से डिनोट करते हैं। इसे जेड से भी डिनोट किया जाता है। मैंने फिगर में मेंशन कर रखा है यहाँ स्मॉल डी, और इस वाले यहाँ से यहाँ पोर्शन को कैपिटल डी मेंशन कर रखा है। स्मॉल डी क्या होता है, मैंने पहले भी बोला, इफेक्टिव डेप्थ, और डी कैपिटल डी क्या होता है, टोटल डेप्थ। स्मॉल डी को इफेक्टिव डेप्थ क्यों बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ क्योंकि अपर पोर्शन से या अपर एंड से स्टील के क्रॉस सेक्शन के लाइन तक ही जो डेप्थ होता है वो सेक्शन का इफेक्टिव डेप्थ होता है। मतलब लोड लेने के लिए जो भी लोड आ रहा है इस सेक्शन पे कौन कैरी कर रहा है, सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ कैरी कर रहा है। तो ये डेप्थ क्या है, ये क्यों दिया जाता है, अगर इफेक्टिव डेप्थ ही लोड कैरी कर रहा है तो क्यों ना हम लोग यहीं तक डेप्थ दें, ये ना दें। तो इसलिए ये दिया जाता है ताकि ये कवर करे, जो हमारा रिइंफोर्समेंट है वो वेदर के वजह से
कोरेजन हो सकता है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ 50 mm अप्रोक्स हम लोग इसे कवर देते हैं, कंक्रीट से कवर देते हैं, ताकि एक्सटर्नल वेदरिंग की वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो और हमारा स्ट्रक्चर अच्छा रहे, मजबूत रहे, अच्छा रहे, कोरोजन ना हो। ठीक है। सी हमारा इस स्टैंड करता है कंप्रेशन इन बीम, सी टी टेंशन इन बीम, डी इफेक्टिव डेप्थ, कैपिटल डी टोटल डेप्थ। सी का वैल्यू होता है मतलब कंप्रेशन कितना होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, टी टेंशन 0.87 एफ बाई ए एस टी। ए एस टी क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील, एल ए आपका लीवर आर्म, लेंथ बिटवीन कंप्रेशन एंड टेंशन, और एल ए का फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस टोटल डेप्थ, यहाँ डी सॉरी यहाँ से यहाँ डी हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक का डी माइनस ये हो जाएगा इससे माइनस, इसलिए डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक, अब हमारे पास सेक्शन हो गया, हमने सेक्शन को समझ लिया कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ एक्स यू होता है, कहाँ एक्स यू लाई करता है। अब हम लोग एक्स यू फाइंड करते हैं कि एक्स यू का पोजीशन कहाँ होगा क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, पोजीशन ऑफ एन ए मतलब एन ए न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स यू। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सी और टी, सेक्शन में जितना कंप्रेशन डेवलप होगा उतना ही टेंशन भी डेवलप होगा, मतलब सी कंप्रेशन और टेंशन सेक्शन में इक्वल होंगे। उसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला हमें पता है कंप्रेशन का 0.36 एफ सी के एक्स यू बी इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी, दोनों को इक्वेट करके एक्स यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये हमारा एक्स यू एन ए का फॉर्मूला हो गया बाई फॉर्मूला। यहाँ एक्स यू लिमिट क्या होता है कि एन ए जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है उसको लिमिट किया जाता है, मतलब कि उससे ज़्यादा नीचे न्यूट्रल, ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, एन ए, तो एन ए जो हमारे द्वारा आया कुछ एक्स यू यहाँ तक आया। हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर का कोड बुक है उसके द्वारा एक्स यू लिमिट मतलब एन ए का लिमिट इससे ज़्यादा कोई यहाँ पॉइंट होगा, उससे ज़्यादा हमारा एक्स यू नहीं जाना चाहिए। उसके लिए कोड बुक के थ्रू IS 45 के थ्रू एक्स यू लिमिट का कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि अगर FE 250 स्टील बार यूज करते हैं तो एक्स यू लिमिट हो जाएगा 0.53 डी, डी इज़ द इफेक्टिव डेप्थ, और FE 415 यूज करते हैं तो एक्स यू लिमिट हो जाएगा 0.48 डी, डी इज़ इफेक्टिव डेप्थ। FE 500 यूज करते हैं तो एक्स यू लिमिट हो जाएगा 0.46 डी। कंपेरिजन करेंगे एक्स यू और एक्स यू लिमिट को, तो एक्स यू और एक्स यू लिमिट अगर इक्वल होता है तो ये बैलेंस सेक्शन हो जाएगा, और एक्स यू अगर लेस होता है एक्स यू लिमिट से अंडर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, और एक्स यू अगर ग्रेटर होता है एक्स यू लिमिट से तो ओवर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 3 तरह के होते हैं। टोटली बेस्ड होता है AST पे, हम लोग एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से पता चलता है कि हमारा कौन सा सेक्शन है। अगर AST जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन में तो बैलेंस सेक्शन हो गया, अगर जितना रिक्वायर्ड है उससे कम प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन में तो अंडर इनफोर्स हो गया, अगर जितना AST रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन में तो ओवर इनफोर्स सेक्शन हो गया। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि जो प्रिमिशबल लिमिट पे पहुंचने का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम प्रिमिशबल लिमिट वैल्यू, उस पर कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में पहुंचता है, मतलब दोनों पे स्ट्रेस सेम आएगा, कंक्रीट पे भी स्टील पे भी, क्योंकि दोनों उतना ही मात्रा में है जितना होना चाहिए। AST जितना रिक्वायर्ड है उतना है, कंक्रीट जितना रिक्वायर्ड है उतना है। इसका फिगर कुछ इस तरह होगा कि XU और XU लिमिट दोनों बोथ सेम जगह लाई कर रहा है। ठीक है, अंडर इनफोर्स सेक्शन में हमने बताया कि AST जितना रिक्वायर्ड है उससे अगर हम कम AST प्रोवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील जितना रिक्वायर्ड है उससे कम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेक्शन अंडर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि स्टील पहले अपने स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो भी है स्टील का वो पहले स्ट्रेस हो जाता है, और कंक्रीट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, वो अंडर स्ट्रेस रह जाता है और स्टील फुल्ली स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टील गेट्स
टू मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि XU जो है, XU लिमिट हो गया ये हमारा मैक्सिमम, जो इसके थ्रू कोड बुक के थ्रू हमने निकाल रखा है, और XU जो हमने फार्मूला के थ्रू निकाल रखा है। तो XU जो हमारा होता है वो XU लिमिट से लेस रह जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपलसरी है। स्टील बीइंग डक्टाइल, स्टील डक्टाइल होता है, तो टेक सम टाइम टू ब्रेक, दिस गिव सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फाइनल कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर दिस रीजन एंड फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अंडर इन्फोर्स सेक्शन कैन बी डिजाइन। क्योंकि स्टील डक्टाइल मटेरियल है और अगर वो फेल होता है, कम भी उसको डालते हैं, तो पहले स्टील फेल होगा, अपना परमिसिबल लिमिट पर पहुंचेगा और वो बकल करना शुरू होगा। तब जो बकल होगा तो हमारा क्रैकिंग आएगा, क्रैकिंग से हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। तो हमारा प्रॉपर वार्निंग देगा फेल होने से पहले, इसलिए हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। बैलेंस सेक्शन तो करना ही है, लेकिन अगर बैलेंस सेक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सफिशिएंट वार्निंग देता है टूटने से पहले। ठीक है, तो जब हम इसका XU लिमिट XU से छोटा है, XU इज लेस देन XU लिमिट, तो हम लोग इसका जब डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोग XU न्यूट्रल एक्सिस के जगह पे XU को प्रोवाइड करके लेके चलेंगे। ठीक है, XU लिमिट को ना लेंगे, XU को लेके डिजाइनिंग करेंगे सेक्शन। ठीक है, इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। ओवर इन्फोर्स सेक्शन, AST जितना रिक्वायर्ड है उससे अगर ज़्यादा इन्फोर्समेंट दे देते हैं तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कंक्रीट फुल्ली स्ट्रेस हो जाता है और स्टील अंडर स्ट्रेस रह जाता है। तो फुल्ली स्ट्रेस होने की वजह से कंक्रीट पहले फॉल होने लगता है। चूँकि स्टील ज़्यादा है तो वो तो अपने पोजीशन पे रह लिया, ठीक है, वो अपने पोजीशन पे रह लिया, और स्टील स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रेस्ड हो गया फुल्ली, तो वो फॉल करने लग जाता है। तो ये सडन फेलुअर होता है, ना कि अंडर इन्फोर्स जैसा डक्टाइल फेलुअर। वो स्टील डक्टिलिटी होता है उसमें, इसलिए वो डक्टाइल फेलुअर होता है, क्रैकिंग शो करता है और तब ब्रेक होता है। ओवर इन्फोर्स में क्या होता है कि कंक्रीट पहुंचता है पहले स्ट्रेस पे, तो वो पहले फॉल होने लगता है और जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो अपने पोजीशन पे रह जाता है। दिस मीन्स कंक्रीट गेट मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो लिमिट किया गया है यहाँ कोड बुक के थ्रू, XU न्यूट्रल एक्सिस जो लिमिट किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे नीचे चला जाता है। जो हमारे फॉर्मूला द्वारा XU निकाला गया है वो XU लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। सडन कोलैप्स हो जाता है स्ट्रक्चर में, हमें सेफ्टी के लिए चांसेस नहीं देता है। ठीक है, तो ये सेक्शन हम लोग डिज़ाइन नहीं करेंगे। ये कर सकते हैं, बैलेंस सेक्शन कर सकते हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन कर सकते हैं, ओवर इन्फोर्स सेक्शन हम लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं। और जब सेक्शन कोई भी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो XU अगर ग्रेटर आ जाता है XU लिमिट से, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे XU लिमिट लेके चलेंगे आगे बैलेंस सेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, ये अभी आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो या डिफ़िकल्टी हो रहा होगा समझने में। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट इसका करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो